नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है इस समय वक्फ बोर्ड का। यह वक्फ बोर्ड का तो बिल पास हो गया है लोकसभा में, राज्यसभा में भी पास हो जाएगी, ये तो तय है क्योंकि मेजोरिटी जो है सरकार के पास है। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति की अगर बात करें तो उद्धव ठाकरे को लेकर काफ़ी माथापच्ची चल रही थी कि आखिर में उद्धव ठाकरे का स्टैंड क्या होगा। उद्धव ठाकरे इस बिल का वॉकआउट करेंगे क्योंकि इससे पहले कर चुके थे, उनके सांसद जो है वहाँ पर वॉकआउट करेंगे या विपक्ष में वोट देंगे या सरकार के साथ में रहेंगे। इसको लेकर काफ़ी माथापच्ची चल रही थी और उन्होंने बता दिया कि मैं क्या हूँ और उन्होंने क्या डिसीजन लिया है उसको लेकर इस समय जो है काफ़ी महाराष्ट्र की राजनीति गर्म है। और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए ये कह दिया कि ये वक्फ बोर्ड बिल के नाम पर ज़मीन जो है सरकार छीन लेगी वक्फ बोर्ड से और इसे अडानी और अंबानी को बेच देगी। इस तरह की राजनीति उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। आखिर में किस बेसिक पर ये कह रहे हैं कि सरकार जमीन लेके अडानी और अंबानी को बेच देगी? क्या उद्धव ठाकरे का दुश्मन सिर्फ अडानी अंबानी है? क्या उनकी वोट बैंक की राजनीति सिर्फ अडानी अंबानी चल रही है? क्योंकि आने वाला चुनाव तो उन्होंने दोनों चुनाव में सरकार से बाहर ही हो गए हैं और महाविकास आघाड़ी का तो कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। बीएमसी चुनाव है, उसको लेकर जो है वो काफ़ी सतर्क हैं, लेकिन ये सतर्कता यही है कि क्या उनकी जो हिंदुत्व को जो पैजामा पहने हुए हैं, जो टोपी पहने हुए हैं, बार बार कहते हैं कि हम भले कांग्रेस के साथ में हाथ मिला लिए लेकिन हमारा हिंदुत्व जो है कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो क्या उद्धव ठाकरे की यही हिंदुत्व है? आज ये चर्चा का विषय पूरे महाराष्ट्र में है, पूरे देश में है। हमारे साथ में नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्यप्रकाश मिश्रा जी। हम जानने की कोशिश करेंगे कि उद्धव ठाकरे का जो ये स्टैंड है, विपक्ष के साथ हाथ मिलाना, विपक्ष के साथ वोट करना और वक्फ बोर्ड बिल का जो है समर्थन करना, ये किस तरह की राजनीति उनको किस तरफ ले जा रही है। क्योंकि उद्धव ठाकरे का तो कैरियर मुख्यमंत्री भी बन गए, सब कुछ हो गया। अब उनका कैरियर जो है आगे आदित्य ठाकरे के हाथ में है। आदित्य ठाकरे वैसे भी कहा जाए तो दिशा सड़क मामले में अभी आने वाले समय में बड़ी चुनौती का सामना करने वाले हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या कहेंगे इस विषय पर? खासकर वक्फ बोर्ड बिल पास तो हो गया लोकसभा में, राज्यसभा में भी हो जाएगी, लेकिन उद्धव ठाकरे जो स्टैंड है उसके ऊपर बताइए। देखिए, उद्धव ठाकरे इस समय पूरी तरह हताश और निराश हैं जी। उनका लोकसभा विधानसभा चुनाव में जो करारी हार हुई उनकी, या जो महाविकास आघाड़ी की, उससे बिल्कुल उबर नहीं पाए हैं। और रही बात वक्फ बोर्ड की बात, जो ये अमेंडमेंट बिल लाया गया, आप देखिए वो हिंदुत्व की बात करता है, कोई ये बोलता है मुस्लिमों की बात। इसमें वक्फ बोर्ड की जो बिल लाया गया, इसमें मुस्लिमों का कितना हित है, मुस्लिम समाज का कितना हित है, इसके बारे में कोई सोचने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं है, या जानबूझकर इस तरीके का वो करता है। तो उद्धव ठाकरे ओवैसी की भाषा बोलने लगे हैं। इससे बड़ा आश्चर्य कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल। आप देख रहे हैं जैसे कि संसद में शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के जो सुपुत्र हैं, सांसद हैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी ने, उन्होंने जितने जोर शोर से और तथ्य रखते हुए जिस तरह से यूबीटी को, उभाटा को उन्होंने आड़े हाथों लिया ना, उससे ये साबित हो गया है कि कितनी मजबूर हैं उनके सांसद। उनके सांसद भी अंदर से कुछ कर नहीं पा रहे हैं, चाह नहीं पा रहे हैं कि भाई क्या करें। मतलब उनके ऊपर ही इतना ज़्यादा प्रभाव कांग्रेस का पड़ चुका है। और इसके पीछे मुझे लगता है कि आने वाला वो बीएमसी का जो चुनाव है, रही सही जो उनकी इज्जत है, या रही सही जो एक हकीकत तो अब नहीं कहेंगे, कि रहा सहा जो उनका एक प्रभाव है, इसी बीएमसी चुनाव में के जरिए वो जाहिर करना चाहेंगे। लेकिन वो भी वो पूरी तरह वो मुस्लिम समाज हो, या आप बोल सकते हैं कांग्रेस का जो है, कांग्रेस देखिए दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, विपक्ष है, सत्ता पक्ष कोई लाता है अमेंडमेंट या बिल लाता है तो उसमें विरोधी पक्ष को भी शामिल करते हैं। लेकिन ठीक है, इसमें इस मामले में दो फाड़ हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं। बीजेपी ने ऐसा, आप एक दूसरी तरीके से देखे न जाएं तो बीजेपी ने एक तीर से दो वार किए हैं। एक तरफ तो उन्होंने विपक्ष को पूरी तरह समाप्त किया है, समाप्त मतलब एक तरीके से उनको आईना दिखाया है, और दूसरी तरफ वो मुसलमानों का जो एक वर्ग है उसको, उसका भी वो एक उनके तरफ से जो उनकी सहानुभूति लेने में सफल हुए हैं। आपको मैं बता दूं, वक्फ बोर्ड पे बहुत सारे मुस्लिम संगठनों का भी ये मत था कि ये जो यहाँ भ्रष्टाचार, यहाँ जो अनाचार या जबरदस्ती चल रही है वो खत्म होनी चाहिए।
उसमें बहुत सारे लोगों को इस तरीके के केस कोर्ट में भी गए थे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है थी। तो आप देखिए जेपीसी का भी गठन किया गया था इसके पहले, इस 6 महीने उसकी भी चली। कल संसद में जो जेपीसी के चेयरमैन हैं उन्होंने बहुत अच्छा इस तरीके का भाषण दिया और कहा कि भाई किस तरीके से ये जो बिल है वो मुसलमानों के फायदे का बिल है, मुसलमान समाज के लिए, उनके समाज के लिए। इवन देखिए डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने कहा, आप सोचिए 27 लाख एकड़ जमीन और उसमें से उनको कुछ 100-150 करोड़ का उनको लाभ होता है और वो बंदर बांट होती है उसमें। उन्होंने कहा आप बताइए कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे कितने कॉलेज खुले हैं, कितने अच्छे स्कूल खुले हैं, कितने स्कूल है, कितने दवाखाने खुले हैं? कुछ नहीं है ऐसा, बस ज़मीन के नाम पे अपना वसूलीबाजी होती रही है। और इसमें ऐसा भी है कि जो उनके धार्मिक संस्थान हैं, धर्म के जो मस्जिदें हैं या और चीज़ें हैं या उनके जो बोलते हैं मदरसे हैं, उनको कहीं हाथ लगाने वाले ये विधेयक नहीं है, उसको जरा सा भी उस पर असर नहीं पड़ेगा। ये जैसे आपने कहा ना उत्तर प्रदेश का भी जिक्र हुआ, आजम खान जैसे लोग थे जो ज़बरदस्ती इस वक्त की ज़मीनों को कब्जा करते थे और उस पर अपनी दुकान चलाते थे, अपने मॉल बनाते थे। यहाँ तक आरोप है ओवैसी ने मॉल बनाया है वक्फ बोर्ड की जमीन पर। हैदराबाद में ओवैसी का मॉल खड़ा हुआ है। उस मॉल को बचाने के लिए, वो संपत्ति, अपनी संपत्ति को बचाने के लिए जो बोर्ड में शामिल है, जो हर राज्य में ऐसी स्थितियां हैं। तो उन्होंने देखिए संविधान के ऊपर कोई नहीं है, सारा संविधान के अंतर्गत ही देश का काम चलता है और सारी जमीनों का मामला जो है वो सरकार की होती है। सरकार अगर लोकहित में अगर चाहे तो उस जमीन को ले सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार जबरदस्ती कोई काम करने वाली है, उसके भी एक कानून बनाए गए हैं उस दायरे में रहकर। रही बात उद्धव जी की, तो उद्धव जी का तो सीधा सीधा इसमें जो भी आया वो मतलब एक तरीके से उनका भाषण जो है या उनका तथ्य से बिल्कुल परे है। मतलब वो चाहते ही नहीं कि बस वो अभी निकल ही नहीं पाए हैं कांग्रेस की जो आप देखिए बाला साहब की बात थी। बाला साहब कई बार महाराष्ट्र पर, हिंदुत्व पर उनके विचार बीजेपी से भी अलग रहते थे। कई आप चुनाव देखा होगा आपने, प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही थी और राष्ट्रपति के चुनाव में बाला साहब ने कहा कि नहीं, मैं भले शिवसेना के बीजेपी के साथ हूं लेकिन मैं बीजेपी के उम्मीदवार का समर्थन नहीं करूंगा, महिला राष्ट्रपति। तो महाराष्ट्र की अस्मिता, हिंदुत्व की अस्मिता, जहां हिंदुत्व, इसमें हिंदुत्व की बात भी नहीं थी। इसमें अगर वो चाहते तो इसमें वॉकआउट कर सकते थे और कोई, लेकिन जिस तरह की भूमिका उद्धव ठाकरे या उनके जो सिपा सालार हैं राउत वगैरह ने निभाई है ना, इसका इन्हों बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बोलते हैं ना, अब ये न राम में रह गए न रहीम में रह गए। तो दोनों तरफ से इनकी जो है फजीहत हुई है। माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने भी इन पर जोरदार हमला किया, संसद में इनके ऊपर हमले हो रहे हैं। अब इनके लिए बचाएं तो क्या, इनके गले की हड्डी बन गया है सब कुछ। और कांग्रेस के साथ चक्कर है कि ये कांग्रेस को छोड़ना नहीं चाहते। आप यहाँ बात, अभी विधानसभा का चुनाव दिल्ली में हुआ था तो वहां तो उन्होंने नहीं सपोर्ट किया कांग्रेस का। तो अपने तरीके से, अपने मतों से व्यक्त करने का कोई इनके पास अब कोई बड़ा साधन नहीं रह गया है। इसीलिए वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह कांग्रेस को आगे करके थोड़ा सा अपनी इज्जत बचाए रखें और आगे अपना तुष्टीकरण की राजनीति खेलते रहें। धन्यवाद मिश्रा जी। तो फ्रेंड्स, हमारी जो चर्चा का विषय यही था कि खासकर महाराष्ट्र की वक्फ बोर्ड संशोधन के ऊपर जो महाराष्ट्र की राजनीति थी, जो खासकर उद्धव ठाकरे की जो हिंदुत्व है उसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे। ये बात तो तय है कि आने वाले समय में जो उद्धव ठाकरे के साहब के जो विधायक सांसद हैं, जो अपने मन से तो नहीं वोट किए होंगे, वो जरूर टूटेंगे, क्योंकि ये तय है। आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा, लेकिन ये तय है कि उनके जो सांसद है अब जो है कुछ न कुछ रास्ता अख्तियार करेंगे और वो चाहेंगे कि अगर हिंदुत्व की परिकथा में वो रहेंगे तो जरूर जो है उसको कुछ निर्णय लेंगे। वो कसमकस नजर भी आ रही है। और रही बात उद्धव जी की, जो अभी वोट बैंक की राजनीति है, क्या उन्हें अब मुसलमानों का ही सिर्फ सहारा रह गया है? ये सबसे बड़ा सवाल अब जो है उनके सामने खड़ा हो गया है। हालांकि देखा जाए तो लोकसभा में काफ़ी सीटें जो है मुसलमानी वोट से ही उनको हासिल हुए हैं। जैसे ईशान्य मुंबई का खासकर सीट है, उसमें
6 सीट में से 5 सीट हारते हुए 6वीं सीट में जब मुसलमानों का एरिया खुला तो उसमें वो जीत गए और उसमें संजय पाटिल चुन के आए थे। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। वक्फ बोर्ड में मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मुसलमानों का इसमें वक्फ बोर्ड का जो विरोध करके ना इस बिल का, मुसलमानों के भी एक वर्ग की नाराजगी झेल ली है उन्होंने। हिंदुओं की तो झेली ही है, मुसलमानों के वर्ग का एक उनके ऊपर बहुत बड़ा एक ठप्पा लग गया कि भाई जी वो मतलब ओवैसी के नक्शे कदम पे, कांग्रेस के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जी समाजवादी पार्टी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। ये लेकिन सबसे बड़ा आरोप जो सरकार के ऊपर उन्होंने लगाया कि जमीन हथिया के ये अडानी और अंबानी को भेजा जाएगा, ये कौन सी राजनीति है? ये सब हर कोई आज इसको देख सुन के परेशान है। ये बिल्कुल तथ्यहीन है। इससे बड़ा मजाक और कुछ हो ही नहीं सकता। इतने बड़े नेता का आप अगर इस तरह का आरोप लगाते हैं कि अडानी और अंबानी इस तरह से उस समय अडानी अंबानी के पास इतनी ताकत होगी कि हमारा देश खरीद सकते हैं। ये तो सवाल, यहाँ आप मुंबई में हैं, सारी चीजें आपने देखा, वही विधानसभा में भी वही चिल्लाए, लेकिन क्या हुआ? लोगों ने इनकार कर दिया, नकार दिया उनको। तो अब आने वाला बीएमसी चुनाव है, मुंबई पूरे महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव है, तो उसके लिए जो है उद्धव ठाकरे खासकर परेशान है। हो सकता है कि उनको लग रहा है कि अगर मुसलमानों को खुश करूं तो काफ़ी कुछ हम हासिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसके लिए कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी है और भी MIM भी है। लेकिन उद्धव ठाकरे का जो विचारधारा है अब तो है बाला साहब जी के विचारधारा से कितना मेल खाता है ये आज सिद्ध हो गया। बड़े हिस्से को छोड़कर एक छोटे से हिस्से में वो बांटने चले हैं जी। अब कितना हिस्सा ले पाते हैं ये तो वक्त बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, आपकी प्रतिक्रिया दीजिए इस विषय पर और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद, जय हिंद।